हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि क्लास 9th की जो टेक्स्ट बुक हैं वो आने लग गई हैं मार्केट में। आपको मिल जाएगी। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब साइंस की बुक आपको देखने को मिलेगी। तो आप जल्दी से जाकर परचेज कर लीजिए। साइंस की भी किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मैथ्स की भी टेक्स्ट बुक मिलेगी। यदि आपको मार्केट से नहीं मिल सकते हैं तो बच्चों आप NCERTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है पोस्टल ऑर्डर भी कर सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर आप अमेज़न से भी मंगा सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी लिंक डाल देंगे, तो आप व्हाट्सएप चैनल को जाकर जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इन सभी टेक्स्ट बुक का। सो बच्चों, हम क्लास 9th की जो नई टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है गंगा, उसका हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। इसकी वीडियो हमने लेसन की जो व्याख्या है और सार है उसको हमने देखा था कि किस तरीके से शेखर जोशी कौन है? इस कहानी के लेखक हैं जिसका नाम है संवादहीन। संवादहीन मतलब बिना संवाद के बिना में इस कहानी में लेखक ने आधुनिक जो समाज है, सोशल मीडिया का जो दौर है, या फिर बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो युवक अपने बच्चों परिवार के साथ शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरों में युवा लोगों की कमी हो गई। सिर्फ गांव में बुजुर्ग लोग बच गए और वो बुजुर्ग लोग अकेले रह गए। कहीं न कहीं अकेलेपन का शिकार हो गए। जिस घर में चहल-पहल रहती थी, वह अब सूना पड़ गया है। सूनापन सारे घर परिवार में फैल गया। बुजुर्ग अपने बेटा, बहू, पोता-पोती की जो है राह ताकते रहते हैं, याद करते रहते हैं, बट उनसे बात करने के लिए गाँव में कोई नहीं बचा है। तो ये मुख्य मुद्दा इस कहानी में उठाया गया है। 2 पात्र मुख्य हैं इस कहानी के, एक ताई है, एक मिट्ठू है। यदि आपने यह कहानी नहीं पढ़ी है, इसकी व्याख्या नहीं समझी है, तो हमने इसका पार्ट 1 बनाकर वीडियो डाल रखी है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें और पूरे पाठ को समझें कि इस पाठ में लेखक ने क्या-क्या बताया है। आज हम इस वीडियो में इस कहानी के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या-क्या प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले हम विकल्प आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है रचना से संवाद। जो हमारी कहानी थी संवादहीन, उस कहानी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हमें सोल्व करना है। पहले जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें विकल्प आधारित प्रश्न है। आपको कौन सा विकल्प सही लगा वो बताना है और तर्क देना है कि तर्क मतलब लॉजिक देना है कि वही उत्तर क्यों आपको सही लगा। चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या-क्या दिए गए। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए। यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। ठीक है जी। पहला प्रश्न है, कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? जो कहानी है संवादहीन, उसमें 2 पात्र मुख्य है, एक ताई है और एक मिट्ठू है। तो ये 2 पात्र हैं। आपस का इनका संबंध किस भाव को दर्शाता है? तो कहानी के आधार पर हमने बताना है। पहला विकल्प है परोपकार और त्याग, ममता और स्नेह, क्रोध और करुणा। तीसरा के बाद चौथा उत्तर है जिज्ञासा और सहायता। तो यहाँ पर बच्चों पूरे के पूरे पाठ में ताई अकेली रहती है, तो जो है गांव का ही एक व्यक्ति ताई के सूनेपन को दूर करने के लिए जो है पहाड़ी तोता लेके आता है। पहाड़ी तोता, जैसे ही ताई को वह पहाड़ी तोता मिलता है तो ताई के अंदर की ममता जाग उठती है और जो कई वर्षों से अपने अंदर दबा कर रखी ममता थी, वह सारी ममता तोते पर लुटा देती है और तोते से स्नेह हो जाता है। ठीक है, तो यही इसका लॉजिक है।
तो इसका उत्तर होगा ख, ममता और स्नेह को दर्शाता है। तर्क क्या है? क्योंकि ताई का तोते के साथ माँ बेटे जैसा संबंध हो गया था। जिस तरीके से माँ अपने बेटे से स्नेह करती है, ममता जो है करती है, वैसे ही ताई जो है अपने तोते के साथ जो है माँ बेटे के संबंध की तरह से रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि उसके जो वास्तविक जो बहू बेटे थे, वो तो रोजगार की तलाश में, अच्छी शिक्षा की तलाश में शहर चले गए थे, शहर की तरफ पलायन कर दिया था उन्होंने, इसलिए वह अकेली रह गई। अब वह ममता किस पर दिखाए, ठीक है, स्नेह किस पर बरसाए? तो जैसे ही उसके जीवन में तोता आया तो जो सारी ममता थी वो उसने तोते पर लुटा दी। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। ये जो बच्चों, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति जो है हमारी कहानी में आई है एक जगह। इसी वाक्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि ताई और जो मिट्ठू का संबंध है वो ममता से भरा हुआ है और स्नेह से भरा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा प्रश्न। जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना और मूल संकेत को दर्शाता है? देखिए, थोड़ा सा कहानी भी हम रिवाइज करते चलें ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। क्या हुआ था कि ताई एक बार कुंभ स्नान के लिए चली गई प्रयागराज। आपको पता ही है, कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, यहाँ लगता है। तो ताई गई प्रयागराज। ताई ने जो मिट्ठू था वो रख दिया था जगन मास्टर के घर। जगन मास्टर की पत्नी लेकर चली गई थी। अब जगन मास्टर इस बात से परेशान हो गए कि पिंजरे में बंद है कौन? तोता। और दिन भर पिंजरे में बंद रहता है और जो है शोर करता रहता है। कहीं ना कहीं जगन मास्टर के जहन में ये बात थी कि जो है सभी को आजादी से रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। तो ये बात जो है जगन मास्टर के दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि वह एक आदर्श व्यक्ति था, मास्टर था, टीचर था। तो टीचर लोग तो वैसे ही जो है इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते कि किसी को कैद करके रखा जाए, ठीक है। वो तो सोचते ही हैं कि चाहे बच्चा हो चाहे पक्षी हो, वो जो है अपनी सफलता के पंख लगाकर खुले आसमान की सैर करे, उन्हें बंदिशों में न रखा जाए। तो इसके लिए जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं वो है कि भाव दिखाता है कि बाहर निकालना पिंजरे से अनुशासन और परंपरा है उनके घर की, उदासीनता है और असावधानी की, आत्म गौरव और विद्रोह किया तोते और जो है जगन मास्टर के बीच आत्म गौरव और विद्रोह की भावना उभर आई, करुणा और नैतिकता। तो यही आंसर है कि कहीं ना कहीं उसके मन में करुणा जाग उठी। कहानी में एक जगह पर यह प्रसंग आया है कि ये बताया गया है कि जगन मास्टर जो है वो जो है स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं। वह किसी भी पशु पक्षी जानवर की जो है आजादी या स्वतंत्रता पर जो है रोक नहीं लगाना चाहते, ठीक है। इसलिए वह तोते को बार बार देखते हैं तो उनका मन जो है करुणा से भर आता है। तो तर्क हम लिखेंगे कि क्योंकि जगन मास्टर स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, उन्हें दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डालना अच्छा नहीं लगता था। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होती थी। तो यही भाव जो है क्या करता है, यह दर्शाता है कि उनके अंदर करुणा भर आई तोते को देखकर, और जो है कहीं ना कहीं जो है यह नैतिकता के भाव को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? देखिए, मिट्ठू जो है को जब पता चला कि जो है पिंजरे से भी बाहर एक दुनिया होती है जो है खुला आसमान, तो मिट्ठू जो है पिंजरे से निकलकर रोशनदान में पहुंचा। रोशनदान से जैसे ही झांका, रोशनदान बोलते हैं बच्चों खिड़की, छोटी जो खिड़की होती है हमारे घर में, तो उसको बोलते हैं रोशनदान, ठीक है। तो उसने खुले आसमान को देखा, आसमान की तरफ झांका तो उसे नजर आया कि यह दुनिया तो कहीं ना कहीं पिंजरे से बाहर बहुत बड़ी है। तब जो है ये जो विचार है वो क्या दर्शाता है? उड़ जाना। तो ये दिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर और पशु पक्षी के अंदर भी स्वतंत्रता की चाह होती है, उसमें भी एक इच्छा है कि वह खुले आसमान की सैर करे, ठीक है, इस दुनिया को जो है अपने पंखों से नाप सके, जहां तक चाहता है वहां तक उड़ सके। उत्तर में तर्क हम देंगे क्योंकि मिट्ठू को जैसे ही पिंजरे से बाहर उड़ने का अवसर मिला तो वह पिंजरे से निकलकर रोशनदान तक पहुंच गया, जहां से उसने खुले आसमान को देखा। तो ये इसका तर्क है कि
खुले आसमान को देखकर उसके अंदर भी स्वतंत्रता की चाह, चाह मतलब होता है इच्छा जागृत हो गई। तो ये हम उत्तर लिखेंगे। अब आगे है प्रश्न है 4, ताई के जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या था? ताई के जीवन में दुख का मुख्य कारण यही था कि परिवार से दूरी हो गई, और जो है परिवार जब दूर चला गया तो कहीं न कहीं ताई और उसके घर के सदस्यों के बीच में संवाद की कमी हो गई। संवाद मतलब अब बातचीत बहुत कम हो गई थी, और जब बच्चों बातचीत कम हो जाती है तो व्यक्ति जो है अकेलेपन में घुट जाता है, जो है घुटन महसूस करता है। ताई के साथ भी यही था। तर्क हम यह देंगे, सबसे बड़ा कारण ये था कि अपने परिवार से अलगाव हो गया था, अकेलापन था और बिछुड़ना था। बिछुड़ना मतलब कि परिवार के जो बहू बेटी थी वो जो है शहर में चले गए थे, और ताऊ जी थे वो गुजर गए थे। ताई जी की जो बेटियां थी शादी करके गृहस्थी में बिजी हो गई थी, तो ताई अकेली बच गई। और बहू बेटे का शहर को पलायन करना और बेटियों का शादी करके विदा होना, इस कारण क्या हो गया, परिवार जो है से दूरी बन गई। और जब सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए तो ताई का किसी के साथ संवाद भी नहीं रहा था, तो ताई अकेली पड़ गई थी। तो ये इसका उत्तर रहेगा, ये तर्क भी है। प्रश्न 5, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को, विसंगति मतलब बुराई, आज के आधुनिक समय में जो है समाज की किस बुराई को उजागर किया है इस कहानी में? तो हम कहेंगे अकेलापन। किस तरीके से अकेलापन एक बूढ़ी महिला को जो है बूढ़ी महिला को अ, अकेला कर देता है, मतलब अकेलापन जो है किस तरीके से बूढ़ी महिला को जो कि हम कहेंगे मजबूर कर देता है। ठीक है, किस चीज के लिए कि वह किसी से बातचीत नहीं कर पा रही, संवाद नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पास संवाद बातचीत करने का कुछ जरिया नहीं है। घर में अकेली है, घर का अकेलापन ताई को खाने दौड़ता है। ठीक है, घर में कोई नहीं है, घर बड़ा है और ताई अकेली है, तो घर की चहल पहल रौनक खत्म हो गई है, सूनापन हो गया है घर में। तो वो चीज जो है ताई को मन में बहुत दुख देती है, क्योंकि आज के आधुनिक युग और पलायन, पलायन मतलब होता है कि माइग्रेशन, आज जो है माइग्रेशन की समस्या बढ़ रही है, लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। के कारण क्या होता है, परिवार के लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, इस कारण रिश्तों में बिखराव और जो है अकेलापन आ रहा है। तो ये इसका जो है आंसर होगा। अब है मुख्य प्रश्न जो हमने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मेरी समझ मेरे विचार। देखो बच्चों, इन प्रश्नों में क्या है कि यदि आप कहानी को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप कोई और उत्तर खोज पाएं। अब की बार की जो ये 9th क्लास की किताब है, इसमें सबसे अच्छी बात ही यह है कि यदि 4 बच्चे, 4 छात्र मिलकर अपना अपना उत्तर लिखेंगे तो वो जो है सबके अलग अलग उत्तर भी हो सकते हैं, यदि आपने कहानी को बड़े अच्छे से डीपली पढ़ा है, गहन अध्ययन किया है किताब का। जैसे हम जो कुछ आपको सैंपल आंसर दे रहे हैं, यदि आपको ये ठीक लगते हैं तो आप इनको भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो है यदि कोई आपको बात ऐड करनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? कहानी में ताई ये बात कहती है एक जगह, और यही बात जो है तोता सुन लेता है, मिट्ठू। मिट्ठू जब सुनता है तो कहता है कि लगेगी कटेगी। ठीक है, लगेगी नैया पार, लगेगी लगेगी कटेगा जीवन। ठीक है, तो ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही है, यह बात क्यों कह रही है? देखो, नैया का मतलब है यहाँ पर जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी नाव। ठीक, जीवन रूपी नाव। क्यों कहा गया है जीवन को नाव की तरह से? क्योंकि देखो धीरे धीरे ताई जो है बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी तो वह है ही, और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है, और जो है ताई जो है की सहायता करने के लिए घर में कोई भी नहीं है, और घर के सारे काम धाम ताई को ही करने पड़ते हैं, इसीलिए वह थक जाती है। अक्सर आपने भी देखा होगा गांव में, यदि आप गांव में गए हैं, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको घर का काम करना पड़ता है, तो अक्सर कई बार कह देते हैं कि अब जो है क्या नाम लेते हैं, जीवन कट नहीं रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनसे काम नहीं बन पा रहा है, और इसीलिए वो परेशान है। तो कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। उत्तर में हम लिखेंगे इस वाक्य में ताई जीवन रूपी नाव की बात कर रही है।
वे यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि वह अब बूढ़ी हो गई है। इस कारण घर के कामकाज करके थक जाती है, क्योंकि अकेली भी है, साथ में तोता भी है। जब तक तोता नहीं आया था तो ताई कहीं न कहीं क्या करती थी कि 2 टाइम खाना बनाने की बजाय 1 ही टाइम खाना बना लेती थी और जो है दूसरे टाइम खाना या बाकी काम नहीं करती थी। लेकिन चूँकि तोता आ गया है तो अब तोते के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। इवन मोर ताई जो है ये भी पता लगा लेती है कि किसके घर में मिर्ची लगी है, किसके घर में अमरूद लगे हैं, क्योंकि तोते को ये बड़ा पसंद है। तो अब उसका काम बढ़ गया था और काम बढ़ने के साथ-साथ वह बूढ़ी हो चुकी थी, तो ये काम सब करने में उसको परेशानी हो रही थी। तो वह काम कर कर के थक जाती थी और साथ ही वह घर में अकेली रहती थी। इसीलिए जो है ये सारी रीज़न रहे, जिस वजह से यह ताई कहती थी कि अब यह जीवन रूपी नाव कैसे पार लगेगी। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है कि धीरे-धीरे सब पराए हाथों में चला गया। ये बात कहती है ताई मिट्ठू तोते को। वह अपनी जीवन गाथा सुनाती है तोते को, जीवन की कहानी कि किस तरीके से जब ताई यंग थी, जवान थी, तो घर में बेटा-बेटी थे, बहुएँ थी, नौकर-चाकर थे, ताऊ जी थे, खेती करते थे, ताऊ जी की बहुत ही इज़्ज़त होती थी गाँव में, बहुत सारे नेक काम किए थे ताऊ जी ने। तो लेकिन अब धीरे-धीरे सब चला गया, तो ताई जी अकेली रह गई है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि अब धीरे-धीरे सब हाथों से निकल गया। इस वाक्य में किस घटना का संकेत किया गया? एक तो ये है, इसका उत्तर हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, इस वाक्य में ताई के जीवन के बदलते हालत की ओर संकेत किया गया है। किस ओर किया गया है? जीवन के बदलते हालत की जीवन के की बदलती जीवन की बदलती हालात की ओर संकेत किया गया है। किस तरीके से जीवन बदल गया? क्योंकि पहले उसका परिवार बहुत बड़ा था, खूब संपत्ति थी, घर में हमेशा रौनक लगी रहती थी, लेकिन समय के साथ-साथ सब बिखर गया। बहू-बेटे गाँव का मोह छोड़कर शहर में काम-धंधा करने चले गए। बेटियाँ अपने-अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई, जिससे ताई अकेली रह गई। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ताई का तो एकदम से जीवन ही बदल गया। और नौकर-चाकर, अब बात ये है कि जो पहले नौकर-चाकर घर में काम करते थे, चूँकि ताऊ जब थे वो खेती करते थे तो 2 पैसे की कमाई भी थी, ज़मीन थी, लेकिन अब क्या हुआ? ताऊ जी चल बसे, खेती करने वाला कोई रहा नहीं। अब खेती नहीं कर कर पा रहे हैं, तो नौकर-चाकर किसके भरोसे काम करते? क्योंकि भाई नौकर रखेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा और पैसे की पहले ही ताई के पास तंगी हो गई, क्योंकि जो है इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा है ताई के पास। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि इस वजह से यही सब कारण रहे कि जिससे सब कुछ धीरे-धीरे पराये हाथों में चला गया। प्रश्न 3, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों? रीज़न, क्योंकि ताई अकेली थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो, गाँव के बीच में स्थित बड़े खंडर के सूने खंडर में जो है ताई कौन रहती थी? ताई कैसे रहती थी? अकेली रहती थी। सूने घर की भाएँ-भाएँ जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। ये बच्चों कहानी में ही एक सेंटेंस दिया गया है। घर बड़ा था, खंडरनुमा हो गया था। ताई के सूनेपन को सहारा देने के लिए गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम है गणपत, कहीं से एक प्यारा सा तोता ले आया और वही तोता ताई के अकेलेपन को दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ। कहते हैं ना बच्चों, एक से भले दो, है ना? वो तोता जो है वृद्ध अवस्था का ताई की जो वृद्ध अवस्था थी, उसका एकमात्र सहारा बन गया, क्योंकि अब ताई को बातचीत करने के लिए कोई मिल गया था और वो था एक तोता। और तोता भी ताई को उत्तर देता था, रिस्पॉन्स करता था ताई की बातों का। इस तरीके से हर गंगे सिया राम, तो इस तरीके से ताई की बातों का उत्तर देता था और ताई को ये सब शब्द सुनकर बड़ा अच्छा लगता था। इस कारण जो है ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। अब आगे है, अगला प्रश्न है कि अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी, किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ पर फसल की आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों से क्या-क्या पता चलता है? देखो, अब ये पता चल रहा है कि ताई जो है पहले तो अकेली थी,
तो गृहस्थी संभालने की में आलस करती थी, क्योंकि अकेली थी। तो बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा अक्सर कि कई बारी जब ऐसा अवसर आता है कि हम हमारे घर परिवार के लोग जो है कहीं शादी ब्याह के फंक्शन में या किसी और पार्टी को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, तो हम अक्सर घर पर अकेले रह जाते हैं। और यदि 1-2 दिन के लिए चले गए तो हम भी जो है क्या करते हैं, ऐसे ही कभी हमने चटनी बनाकर खा ली, रोटी चटनी रोटी खा ली, या फिर हम कई बार मैगी बनाकर खा लेते हैं, ठीक है? या फिर हम क्या करते हैं कि चावल बना लेते हैं, थोड़े बहुत नमकीन चावल, अच्छे से खाना नहीं खाते। तो जब ताई अकेली थी तो ताई भी ऐसे ही करती थी, आलस कर जाती थी। लेकिन जब से तोता जीवन में आया है, तो तोते के लिए ताई जो है क्या करती थी कि पता था ताई को कि तोते को हरी मिर्चें या लाल मिर्चें खाना पसंद है, तो उसकी जानकारी जुटाती थी। अमरूद खाना पसंद है, तो उसकी जानकारी जुटाती, मतलब कि वह अब दोबारा से उसके जीवन में जो है गृहस्थी जो है संभालने का जो है भार दोबारा से आ गया था। और मिट्ठू आने के कारण अब जो है ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी, क्योंकि पहले ताई खुद एक टाइम भूखी रह लेती थी, लेकिन ताई के साथ अब एक जीव और जुड़ गया है, तो अब ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी, ठीक है? तो कुछ-कुछ परिवर्तन हुए, इनको देखते हैं क्या लिखा है उत्तर में। इस वाक्य से पता चलता है कि ताई पहले बड़ी गृहस्थी संभालती थी, अब खाली पड़े खंडहर में अपने तोते के साथ अकेली रहती थी। अब वह छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लगी। मिट्ठू के कारण वह अधिक सक्रिय सक्रिय मतलब होता है एक्टिव हो गई, जिम्मेदार हो गई, मतलब रेस्पॉन्सिबल हो गई, और तोते के साथ कहीं न कहीं इमोशनल कनेक्ट भी हो गई थी। उसके जीवन में फिर से लगाव जो है अटैचमेंट और एक ऑब्जेक्टिव आ गया था कि जो है उसके बुढ़ापे का सहारा बन गया था तोता। तो इस तरीके से परिवर्तन उसके जीवन में आए, एक्टिव हो गई, रेस्पॉन्सिबल हो गई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, इमोशनल जो है अटैच हो गई थी तोते के साथ, जीने का सहारा मिल गया था। अब आगे है प्रश्न 5। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। तो जब ये लाइन आती है कि दूसरा मिजाज, कौन सा मिजाज है दूसरा? जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? तो ये बताना है। देखिए, जगन मास्टर का जो व्यक्तित्व था, वो था कि वो बड़े अपने आदर्शों के पक्के थे। कुछ उन्होंने अपने जीवन के नियम बना रखे थे। रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले थे वो। आदर्शवादी थे और काइंड हार्टेड थे। इसके अलावा हम उनके मन में पशु पक्षियों के प्रति करुणा थी, ठीक है? और ओपन माइंडेड थे। सबसे बड़ी बात क्या है? ओपन माइंडेड थे वो। साथ ही साथ थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स को भी यूज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। उत्तर में हम लिखेंगे जगन मास्टर आदर्शवादी थे, दयालु थे, संवेदनशील थे और स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। ये सब बातें बच्चों आपकी कहानी में ही लिखी गई है। इसके अलावा हम लिखेंगे उनके मन में करुणा भी भरी हुई थी। वे कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को भी कोई कष्ट न पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे। वे दूसरों की स्वतंत्रता पर में बाधा नहीं डालना चाहते थे। वे हर प्राणी की स्वतंत्रता का सम्मान करते थे, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। उनका मानना था कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, इसीलिए वो जो है तोते को स्वतंत्र करने की चाह रखते हैं। और पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती, इसलिए उन्होंने मिट्ठू को आजाद करने का प्रयास भी किया, ठीक है? तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति होता है, वह किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं करता है। और जो है वह हमेशा जैसे तोते के संबंध में बात करें, तोता पिंजरे में बंद था, टाएँ-टाएँ करता रहता था, तो उसे लगता था कि शायद पिंजरे में रहकर तोता परेशान हो जाता है, इसलिए सारा दिन भर टाएँ-टाएँ करता है। इसे जो है पिंजरे से मुक्त करके खुले आसमान में छोड़ा जाए, यह भी जो है अपने जीवन को जो है जिए, आनंद करे अपने जिए में, क्यों कैद में रहे, ठीक है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह आदर्शवादी व्यक्ति थे। अब कहानी में नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि कहानी का जो शीर्षक है संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? तो कहानी में जो संवादहीन शीर्षक है वो सिर्फ और सिर्फ ताई के लिए सार्थक सिद्ध होता है। रीजन बिहाइंड कि ताई इतने बड़े घर में जो कि अब खंडर बन गया है उसमें अकेली रह रही है, ठीक है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू, नया तोता। देखो, जगन मास्टर तो अपनी पत्नी के साथ रहता है, ठीक है?
चूंकि गणपत जो है तोते को पकड़ के लाया था और उनको भी एक नया व्यक्तित्व मिल गया था ताई के रूप में, तो वो अकेला नहीं था, लेकिन ताई अकेली। तो हम इस शीर्षक को लिखेंगे ताई के संदर्भ में। संवादहीन शीर्षक जो है ताई के जीवन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। परिवार से के दूर जाने से उसका संवाद परिवार के लोगों से समाप्त हो गया था। मिट्ठू के आ जाने के बाद उसका जीवन जो है पूरी तरह से मौन और अकेला, मतलब आने के बाद नहीं, जाने के बाद। क्योंकि ताई जो है कुंभ के मेले में गई थी, सोचा तो ये था कि मरने से पहले एक बार परलोक का और जो रास्ता है, जीवन है, वो भी मैं जो है सही कर लूं। मरने के बाद ताई को डर लग गया था कि मैं नर्क नहीं जाना चाहती, इसलिए कुंभ में स्नान करने के लिए चली गई। ठीक है, तो लेकिन आई तो उल्टा हो गया। उसका तो परलोक क्या, इसी लोक में फिर से दुख पैदा हो गया। एक तो जीवन भर में एक तो तोता मिला था जो उसके जीने का सहारा था, आसरा था, अब वो भी उड़ गया। ठीक है, जाने के बाद पूरी तरह अकेली हो गई और उसके जीवन में फिर से मौन पसर गया। यह शीर्षक जीवन में संवाद की आवश्यकता को दिखाता है कि किस तरीके से आपस में संवाद होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आप इस पाठ से सीख सकते हैं। कई बारी हम अक्सर क्या करते हैं कि घर परिवार के लोगों से, दादा दादी से बातचीत ही नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए ताई किस तरीके से परेशान है। दादा दादी को भी, नाना नानी को भी कहीं ना कहीं जो है आपसे बातचीत करने की चाह होती है, तो आप भी समय अनुसार जरूर समय निकालकर दादी से, नानी से बात किया। प्रश्न 7 क्या कहता है? अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े सूने खंडर में एक दूसरे का सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के घर को सूना खंडर क्यों कहा गया है? ये बात फिर से हमने रिपीट कर लिया है, क्योंकि क्या था कि पहले जब सब थे, समय के अनुसार सब बदल गया। ताई के घर में नौकर चाकर थे, पशु थे, तीज त्योहार मनते थे, ठीक। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। ताऊ जी की डेथ हो गई, बेटियां विदा हो गई शादी करके, बहू बेटे काम करने चले गए, पशु बिक गए, नौकर चाकर नौकरी छोड़ गए। अब घर खाली हो गया था, कुछ नहीं बचा था, इसलिए ताई ने उसे सूना खंडर कहा। घर को जो है सूना खंडर इसलिए कहा गया क्योंकि ताई का घर पहले खुशियों और लोगों से भरा हुआ, जहाँ कभी नौकर चाकर, गाय ढोर, बहू बेटियां, तीज त्योहार होते थे, लेकिन अब वह खाली और वीरान हो गया था। परिवार के जाने के बाद वहां कोई नहीं बचा था, इसलिए वह घर खंडर जैसे लगने लगा, जहां केवल ताई अकेलेपन में अपना जीवन बिता रही थी। ये इसका उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है मेरे प्रश्न। नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, जो कुछ उत्तर हैं उनके लिए दो दो प्रश्न दिए गए। पहचानिए किस उत्तर के लिए कौन सा प्रश्न सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा। जैसे पहला प्रश्न, ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर है। दो प्रश्न है, ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया? तो यही इसी का सही उत्तर होगा कि ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया? ताई के सूनेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था। ये उत्तर है। प्रश्न, ताई के लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया? ये नहीं, प्रश्न ये होगा कि ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हो गई। अनहोनी मतलब कि एक ऐसी घटना जिसकी कोई मतलब दूर दूर कल्पना नहीं कर सकता था, ऐसी बात हो गई। तो क्योंकि ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ताई जो है अब तोते पर निर्भर करती थी। ताई का जीवन जो है तोते पर, मिट्ठू पर जो है निर्भर करता था। जीवन का एकमात्र सहारा तोता था और वह भी ताई को छोड़कर उड़ गया था। तो ये अनहोनी घटना हो गई। लोगों को डर था कि जब ताई को पता चलेगा तो ताई को कैसा लगेगा और उसको उसका जीवन, आगामी जीवन कैसा रहेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ख, मतलब प्रश्न ख हो जाएगा। गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। यदि बच्चों आप चले जाएं और आपकी जो प्रिय वस्तु है वो पीछे से कोई बेच दे या गुम हो जाए, और जैसे ही आप आए आपको पता चले कि आपकी प्रिय वस्तु जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आप उससे बहुत लाड प्यार करते हैं, बहुत चाह रखते हैं, वो गुम हो जाए, बेच दे कोई, तो सदमा तो लगेगा ही। प्रश्न क, गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे? गांव वाले मिट्ठू के उड़ जाने पर खुश क्यों नहीं? खुश कोई नहीं था। इसका तो पहला आंसर क्वेश्चन बनेगा। गांव वाले ताई की वापसी से इसलिए चिंतित थे क्योंकि जैसे ही ताई कुंभ के मेले से लौटेगी तो जैसे ही पता चलेगा कि मिट्ठू तो चला गया, तो ताई सदमे में चली जाएगी। कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है। प्रश्न, कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों उपयुक्त नहीं है? ये नहीं, गलत है ये तो। इसका प्रश्न बनेगा दूसरा,
कहानी जो है संवादहीन का मुख्य भाव क्या है? संवादहीन का मतलब है जीवन में मौन। जीवन में मौन आ गया मतलब चुप्पी हो गई, किसी के साथ अपने मन के भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तब होता है संवादहीन। अब आगे है मेरे अनुभव मेरे विचार। पहला प्रश्न, कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें ठोकर देखती। कौन? ताई। ताई को लगता था कि यदि मैं 10 मिनट भी लेट हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मिट्ठू उठ जाए, ठीक है, और वह अकेली रह जाएगी। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से परेशान करती है। किस तरीके से, ये बताना है। तो बच्चों ये सब प्रश्न है ना, देखिए आपके खुद के अनुभव हैं, आपके विचार हैं। यहाँ हाँ, यदि मैं आपको कुछ बताऊंगा तो हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत न हो, ठीक है। तो इसमें आपको अपने अनुभव लिखने हैं। यहाँ प्रश्न ये दिया गया है कि जब ताई बाहर जाती है तो यदि आप भी ताई की तरह कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी के घर न्योते या बुलावे में आपको कहीं जाना पड़े, तो आपको किस तरीके की परेशानी महसूस होती है घर को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर या किसी वस्तु को लेकर? तो आप अपने अनुभव इसमें लिखेंगे। मैंने जो लिखा है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि मैं घर या परिवार से दूर होता हूँ तो मन में चिंता बनी रहती है, बार बार यही सोचता हूँ कि घर पर सब ठीक होगा या नहीं। कई बार क्या होता है कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की याद बार बार आती है, ठीक है। यदि हम 5-7 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं तो अक्सर यदि कोई घर में ऐसा हो कि जिसको हमारी बहुत ज़रूरत है, जैसे कई बार अक्सर घर में भगवान न चाहे कोई बीमार हो जाता है, तो हमें उसी की याद बनी रहती है कि पता नहीं दादा-दादी है, पापा-मम्मी है, दवाई ली होगी या नहीं ली होगी, ठीक है? या फिर खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, इस तरीके की चिंता मन में बनी रहती है और वह चिंता हमें बार-बार बेचैन कर देती है। इससे क्या होता है कि जहाँ हम किसी निमंत्रण या न्योते पर गए हैं, वहाँ हमारा मन भी नहीं लगता है। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ये बात जो है तब कही गई थी जब ताई का मन कुंभ के मेले में जाने को करता है। एक बार तो कोई व्यक्ति गांव का कहता है कि ताई आप जो है तोते को भी मेले में ले जाओ, तोता भी क्या करेगा, कुंभ स्नान कर लेगा। लेकिन तब यह कहता है कोई व्यक्ति कि नहीं, जब ट्रेन से जाएगी ताई तो उसकी भी टिकट लगेगी, तोता भी तो बोलता है ना। क्या आप मानते हैं पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती है? बिल्कुल, यस, इमोशंस होते हैं। आपने देखा होगा कई बार पशु पक्षी हमारे साथ इमोशनल, इतने ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं कि वह पल भर की दूरी भी हम जो है सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरे घर में कुत्ता है बच्चों, जैसे ही मैं अक्सर घर से बाहर जाता हूँ या देर से लौटता हूँ, तो जैसे ही देर से लौटा और दरवाजा मैंने खोला तो जो वो कुत्ता है, मेरा जो टॉमी है, वह लोटपोट हो जाता है, ठीक है, पैरों में लेट जाता है, ठीक है, चाटने लग जाता है या फिर अपने पैर मेरे जो है कपड़ों पर लगा के ऐसे लाड करता है। मतलब ये एक, वो क्या दिखा रहा है कि वह हमारे परिवार के साथ इमोशनल कनेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी बता सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि हाँ, हम कह सकते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती है। मेरे घर के पास नहीं, ये तो मेरे घर में ही है। मेरे घर में एक कुत्ता है जो देखते ही खुश हो जाता है। जब वह बीमार होता है तो उदास हो जाता है, इसलिए वह स्पष्ट होता है कि पशुओं में भी क्या है, अपनापन होता है और वो प्रेम करते हैं, घर परिवार के लोगों से अपना दुख भी प्रकट करते हैं। जब मैं अक्सर कई बार डांट देता हूँ तो वह शांत होकर बैठ जाएगा, लेट जाएगा, ठीक है, पैरों में गिर पड़ेगा। तो इस तरीके से वह अपना प्रेम दर्शाता है। अब है अगला प्रश्न क्या है कि जस्ट वेट, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न, गणपत ने ही एक सुझाव दिया। गणपत जो पहली बार तोता लेके आया था ना, उसने दोबारा से सुझाव दिया कि जब तक ताई आएगी हम एक ऐसा तोता पकड़ के लाएंगे जो हू बहू मिट्ठू जैसा दिखता हो, और हम उसको भी जो है सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? सिया राम हर गंगे बोलना सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, ताई को भ्रम हो जाएगा। भ्रम में रखना उचित है या नहीं, ये प्रश्न है, अपने विचार। क्यों भ्रम में रखना, धोखे में रखना सही नहीं है? क्योंकि देखो क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए भ्रम में रख सकते हैं, उसे सच से सच को छुपाए रख सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी, तो फिर जो है उसका विश्वास हो सकता है
टूट सकता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को भ्रम में रखने से, जैसे लोगों का मानना था कि जब पता चलेगा तो ताई सदमे में चली जाएगी, तो यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम भ्रम में रख भी सकते हैं। दोनों बातें उचित हैं। यह सब जो है बच्चों स्थिति पर निर्भर करता है कि स्थिति आपके सामने कैसी है। मेरे विचार से ताई को भ्रम में रखना पूरी तरह उचित नहीं था, क्योंकि सच छिपाना गलत होता है। लेकिन यदि सच सामने आ जाए एकदम से, जैसे मान के चलो तोता, जैसे ताई आई तो तोते के बारे में सच बता देते, तो ताई की तो जो है हवाइयां उड़ जाती, ठीक है। ताई तो हैरान रह जाती, सदमे में चली जाती। तब ऐसी स्थिति होती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत सोच समझकर निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशील निर्णय जो है लेना पड़ता है। वो ताई के बारे में भी लिया गया। गांव वालों ने उन्हें दुख से बचाने के लिए ऐसा किया, इसलिए आंशिक रूप से यह थोड़ा बहुत सही भी कहा जा सकता है। मैंने कहा ना ये बात, इट इज डिपेंड ऑन आवर सिचुएशन, तो ये उसका उत्तर होगा। प्रश्न 4, ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ, अनुभव लिखना है। तो ये बच्चों अक्सर मेरे संदर्भ में मैं कहूँ कि ये होता है परीक्षा के समय पर। मैंने परीक्षा मतलब भरपूर प्रयास से की, भरपूर प्रयास किया, पूरी तैयारी की, लेकिन प्रश्न कुछ और आ गए, ठीक है। मैंने सोचा था कि जो मैं याद करके जाऊंगा, जैसी मेरी तैयारी है वैसे प्रश्न आ गए तो मेरी तो बिल्कुल मौज कट जाएगी, ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। लेकिन परीक्षा में बैठा, जैसे ही मेरे हाथ में पेपर आया तो हो गया कुछ और। तो ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं, ठीक है। तो उस स्थिति का आपने वर्णन करना, अनुभव लिखिए। इसके अलावा भी आप जो है सोच सकते हैं बच्चों की अक्सर कई बारी क्या होता है कि मान के चलो हम मार्केट गए, गए तो थे हम शॉपिंग करने के लिए, पता चला कि आज तो छुट्टी है, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक। मन में प्लानिंग करके गए कि हम जो है मार्केट जाएंगे, खरीदारी करेंगे, खूब सारे कपड़े खरीदेंगे, खाना खाएंगे, ये वो दुनिया जहान की बातें सोची, लेकिन पता चला कि आज तो मार्केट ही बंद है। वहां जाकर तो हमारे सारा प्लान चौपट हो जाता है। तो ऐसी बातें भी इसमें हम लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आप अपने अनुभव के अनुसार लिखेंगे। अब है प्रश्न 5, मिट्ठू अब बंद पिंजरे में रहने का इतना आदी हो चुका था, आदि का मतलब है हैबिचुअल हो चुका था, कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो जाते हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। पिंजरे में आप जब कभी बच्चों चिड़ियाघर गए हैं तो आपने अक्सर देखा होगा चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी होते हैं वे कहीं ना कहीं क्या है, कैद हो जाते हैं, कैम जो है पिंजरों में, या फिर जो है चार दीवारी में। चार दीवारी में इतने मतलब खुद को मतलब ये कर लेते हैं कि महसूस करते हैं कि दुनिया बस इतनी ही है, और वे उससे बाहर जाने की भी नहीं सोचते। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था दो बैलों की कथा। कांजी हाउस में जो हीरा और मोती हैं वे दीवार तोड़कर सारे जानवरों को भगाते हैं, लेकिन एक गधा होता है कि गधा क्या करता है, वो मना कर देता है जाने से। वो सोचता है कि जो है नहीं नहीं, बाहर जाके भी मैं क्या करूंगा, क्या पता कल को मालिक फिर मुझे पकड़ के यहीं डाल दे, मार पड़ेगी, और इससे बढ़िया मैं यहीं रह लेता हूँ। तो ऐसी आदत भी लग जाती है, वो बोलता है कि नहीं नहीं यहीं ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब लंबे समय तक किसी भी जानवर को या पक्षी को पिंजरे में बंद रखा जाए तो वह सचमुच ही उसमें रहने का आदी हो जाता है। कई देर के बाद जो उसको समझ आता है कि जो है नहीं, पिंजरा ही जीवन नहीं है, जीवन की कहानी कुछ और है। हाँ, प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो जाते हैं। लंबे समय तक बंद रखने से वे स्वतंत्र जीवन भूल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर चिड़ियाघर में जो है बंदर को देखा होगा, बंदर हो गया, या फिर आपने हाथी, या फिर जो है शेर, बाघ, ये सब देखे होंगे, ठीक है। तो ये बस उतना ही जीवन समझते हैं जितना उनका जो है चार दीवारी। हमारे आसपास पाले गए पक्षी अक्सर खुले वातावरण में उड़ने से डरते हैं। यह आदत और परिस्थितियों का प्रभाव होता है, जो उनके नेचुरल जो स्वभाव है उसमें जो है बदल जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। विधा से संवाद, विधा से संवाद में क्या लिखा है, कहानी का सौंदर्य।
संवादहीन कहानी में अनेक ऐसे विशेष बिंदु हैं जो इसे प्रभावपूर्ण बनाते हैं। नीचे कुछ जो है विशेष बिंदु दिए गए हैं, उनके बारे में एक-एक जो है उदाहरण आप कहानी से खोजेंगे। ये जो काम बच्चों आप खुद से करेंगे, ठीक है? इसमें क्या-क्या बताया गया है? चित्रात्मक दृश्य, ठीक है? मतलब किसी चीज़ को पढ़ने के बाद आपके मन में जो है उसके पढ़ते-पढ़ते उसके बारे में इमेज बनना शुरू हो जाए, तो जो है उसको कहेंगे चित्रात्मकता। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जगह ताई के परिवार का वर्णन है, जिसमें ये बताया गया कि ताई का जीवन पहले कैसा था। नौकर, चाकर, बड़ी हवेली, जो है रोबदार चेहरा ताऊ जी का, खेती कर खेती बहुत बड़ी खेती, तीज त्योहार पर जश्न मनाया जा रहा है। तो जब ऐसे वर्ड हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में, जहन में एक चित्र सा दौड़ता है, जिससे सारी स्थितियां हमारे दिमाग में उभर कर सामने आती हैं। तो उसको बोलते हैं चित्रात्मकता। तो यहाँ पर एक उदाहरण वो हम लिख सकते हैं, आप यहाँ मेंशन करेंगे, आप खुद खोजेंगे ये चीज, ठीक है? संवाद, संवादात्मकता। संवादात्मकता का मतलब होता है कि जब हम किसी से संवाद करते हैं, तो ताई अक्सर तोते के साथ संवाद करती थी, ठीक है? ताई का और जो है तोते का संवाद होता था, जैसे ऊपर ही लिखा गया है। तोते से कहती है कि अब यह जीवन है, अब यह नैया कैसे पार लगेगी, ठीक है? तोता कहता है कटेगी कटेगी कटेगी, ठीक है? तो इस तरीके से संवाद, ये देखो लिखा ना नीचे, कटेगी कटेगी कटेगी। तो इस तरीके के जब ताई के और तोते के संवाद है, उनको भी आप आपस में जो है लिख सकते हैं यहाँ पर। पुनरुक्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति कहीं होती है। एक जगह लिखा है सिया राम सिया राम सिया राम, तो ये आप लिख सकते हैं। शब्द दोबारा, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि एक ही शब्द दोबारा आना। अतिशयोक्ति मतलब कोई चीज बढ़ा चढ़ा कर लिखना। मतलब यहाँ लिखा गया है कि रेल में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी प्राणी है। तोते के बारे में कहा गया है, भाई यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। तो ऐसे ही आप जो है बातें यहाँ पर लिखेंगे। लोक धर्मी भाषा के बारे में भगवान कैसे नहीं पार लगी। प्रश्नोत्तर शैली, कहीं कहीं पर जो है ताई ने तोते से संवाद के माध्यम से प्रश्न भी पूछे हैं। तो उन प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको भी आप एक आधे प्रश्न को यहाँ पर मेंशन करेंगे। कहानी पढ़कर आप ये बच्चों स्वयं से जो है एक एक उदाहरण लिखेंगे। अब कहानी का अंत। किसी कहानी का अंत अनेक प्रकार से हो सकता है। कहानी का अंत जिसमें आपको कहानी के एंड में जाकर बहुत अच्छा महसूस हो, आपका मन जो है गदगद हो जाए, आपका मस्तिष्क खुशी से भर जाए, तो ऐसी जब एंडिंग होती है कहानी की, तो उसको कहते हैं सुखांत अंत। एक होता है दुखांत। दुखांत मतलब कि जैसे ही कहानी खत्म हो तो आपका जो मन है वो दुखी हो जाए, ठीक है? या फिर आपको बहुत बुरा महसूस हो, या कहानी के अंत में कोई बिछुड़ जाए, या किसी की मृत्यु हो जाए, या कोई बहुत बड़ी हानि हो जाए परिवार में, तो उस ऐसे अंत को बोलते हैं दुखांत। मुक्त अंत। मुक्त अंत का मतलब होता है कि पाठक के ऊपर छोड़ दिया जाता है। पाठक मतलब पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वह किस प्रकार का दृश्य जो है अपने कहानी के अंत में उसके मन में उभर कर आता है। तो ऐसी शैली को बोलते हैं मुक्त अंत। अप्रत्याशित अंत, इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल, आपको उम्मीद भी नहीं है, आप सोच कुछ और रहे थे, लेकिन जो है उस कहानी का अंत कुछ और हो गया, तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित अंत। अब है यथार्थवादी। यथार्थवादी मतलब जिसमें जीवन की सच्चाई को सामने उभारा गया हो। ऐसी कहानी का एक ऐसा अंत हो जो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है? जीवन की सच्चाई जैसा लगे। प्रेरणात्मक अंत मतलब जिससे आप, ऐसी कहानी जिसको पढ़कर आप मोटिवेटेड फील हो, उसको बोलते हैं प्रेरणात्मक अंत। व्यंग्यात्मक अंत। व्यंग्यात्मक अंत का मतलब होता है कि किसी चीज पर व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है, मतलब किसी चीज को लेकर कमेंट किया गया है, ऐसा यदि कहानी का अंत होता है तो उसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक जो है कहानी का अंत हुआ। अब यहाँ पर जो कहानी है संवादहीन, आप इस कहानी को किस श्रेणी में रखना चाहेंगे? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। आप इस कहानी का जो है नया अंत किस प्रकार से चाहेंगे? देखो, 3 बातें पूछी गई। पहला है कि इस कहानी को आप किस श्रेणी में रखेंगे? कारण बताएं और एक नया अंत बताएं। जैसे कहानी में क्या हुआ कि ताई जो है बार-बार तोते को बोल रहे, मतलब अ, मजबूर कर रही है कि वह बोले सिया राम
हर गंगे, लेकिन तोता कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। ठीक, तो ताई को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हम इस कहानी को रखेंगे कि कहीं न कहीं हम कहेंगे कि यह कहानी वर्तमान के जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। तो यह कहानी जो है, इस कहानी का अंत हुआ है यथार्थवादी अंत, जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ यह एक अंत है। ठीक है, और अपना उत्तर दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें जो है बच्चों, आधुनिक समाज जो आज का जो समय है, ये जो सोशल मीडिया का दौर जो बढ़ रहा है, इसमें वैसे ही लोग एक दूसरे से जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक दूसरे के बीच जो है भावनात्मक जुड़ाव जो है वो कम हो गया है। लोग जो है एक दूसरे से दूर हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्ट हैं, लेकिन अपने पास के लोगों से नहीं जुड़ पा रहे, उनके बीच में संवाद नहीं है। यहाँ तो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन कहानी में जो बताया गया है कि ताई के जो अकेलेपन का कारण है वो है कि उसके घर में घर परिवार के जो लोग हैं वो जो है परिवार के जो लोग हैं ताई से संवाद नहीं करते हैं। ठीक है, और ताई इसी कारण जो है अकेली रह गई, बातचीत करने का कोई माध्यम नहीं है, अपने मन के भाव किसके सामने उजागर करे। तो ये जो है कहीं ना कहीं मुख्य रूप से इस कहानी में दर्शाया गया है। हाँ, इस कहानी का नया अंत इस प्रकार से चाहेंगे कि या तो तोता वापिस आ जाए, भटकते हुए तोते को भटकते हुए कई दिनों बाद याद आया कि जो है मेरे जीवन में तो ताई थी और ताई मेरे बिना नहीं रह पाएगी, और तोता वापिस आ जाए। या फिर एक दिन ऐसा हो कि मान के चलो तोता तो चला गया, ताई बहुत उदास है, और अचानक से ताई का बेटा और बहू शहर से गांव लौट आए, तो ताई की खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। तो ऐसा हम अंत सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि यह कहानी जो है यथार्थवादी और मर्मस्पर्शी अंत की श्रेणी में आती है। यथार्थवादी, सच्चाई पर आधारित है। अंत में ताई को सच्चाई का आभास हो जाता है और उनका अकेलापन फिर से सामने आ जाता है। ठीक है, यह जीवन की सच्चाई को दर्शाता है कि कभी-कभी उम्मीदें टूट जाती हैं और मनुष्य को दुख का सामना करना पड़ता है। ताई की उम्मीद इसलिए टूट गई कि तोता कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब जाकर ताई को एहसास हुआ कि ये वह तोता नहीं है जो तोता मैं छोड़कर गई थी। क्योंकि वह तोता तो क्या होता, ताई को देखते ही जो है सारे घर को सिर पर उठा लेता। ठीक है, लेकिन वह तोता कुछ बोल नहीं पाता। अंत हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंत में हम कहेंगे कि ताई एक दिन उदास बैठी है और अचानक से उसका बहू और बेटा शहर से वापिस लौट आते हैं, और जिन्हें देखकर ताई जो है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने बेटा बहू के जो है लाड करती है, प्यार करती है, और खुशी के मारे जो है आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन बेटा ताई को समझाता है कि अब जो है आप रोइए मत, हम जो है अब घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरीके का अंत हम लिख सकते हैं। विषयों से संवाद। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर की। देखो, कहानी में जो जगन मास्टर है उसकी पत्नी के लिए कभी घरवाली, कभी मास्टराइन या मास्टर की घरवाली शब्द प्रयोग हुए। आपके अनुसार कहानी में ऐसा क्यों किया होगा? देखो, इसमें क्या होता है कि अक्सर हमारे ग्रामीण समाज में, गांव देहात में जो है उनके पति के काम के अनुसार जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे अ, मैं बताता हूँ, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौजी थे। ठीक है, तो ताई जी को फौजन बोलते थे, फौजन फौजन कह देते थे, या फिर फौजन, हरियाणा में फौजी, फौजन ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, और जो है ठेकेदार हैं, चाचा जी ठेकेदार हैं, तो चाचा जी की पत्नी को ठेकेदार नहीं बोल देते हैं। तो ये अक्सर क्या होता है गांव देहात में, ये एक परंपरा को दिखाता है। ठीक है, मास्टर था तो मास्टर नहीं बोल दिया, ठीक है, फौजी था तो फौजन बोल दी, ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर तो ठेकेदार नहीं बोल दिया। तो इस तरीके से गांव में एक जो है स्त्रियों को, महिलाओं को अक्सर इसी तरीके का एक ट्रेडमार्क दे दिया जाता है। मास्टराइन कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि समाज की हर स्त्री का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे दूसरों का भार उठा लेती है। लेखक उसकी बुद्धि पर हल्का सा व्यंग्य भी करते हैं। जगन मास्टर अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते हैं। नाम न देना इस व्यंग्य को तीखा बना देता है। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना। अक्सर आपने भी बच्चों देखा होगा गांव में, यदि आप गांव से हैं तो ऐसे ही जो है अक्सर महिलाओं को
उनके मतलब जो वास्तविक रिलेशन है, जैसे चाची बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं, फौजन। ताई है, ताई की जगह पर ठेकेदार नहीं बोल देंगे, मास्टर नहीं बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अक्सर महिलाओं को बोला जाता है, ये क्योंकि अक्सर एक परंपरा सी बन जाती है गांव वगैरह में, ठीक है, जो कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन हम समाज से सीखते सिखाते अक्सर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। आगे है प्रश्न 2। गांव के लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। अब प्रयागराज से संबंधित है। आपने बच्चों अभी फिलहाल जो है 1-2 साल पहले 2025 में या फिर इससे पीछे 2021 में जो है जरूर कुंभ मेले के बारे में सुना होगा। 2025 में तो प्रयागराज में मेला लगा था। मैं भी मतलब मैं मेरे परिवार से कुछ लोग कुंभ स्नान के लिए गए थे। मेरे परिवार से गए थे। मेरा भी जाने का ध्यान था, लेकिन जो है वो संयोग बन नहीं पाया। ठीक है, परिवार से गए थे। अब यहाँ कुंभ स्नान से संबंधित ही प्रश्न बन गया। सुप्रसिद्ध आयोजन है जहाँ जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। यूपी में मेला लगा था बच्चों, योगी जी के राज में। पता लगाइए कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है। पिछली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो मैंने बता ही दिया। 2021 में हुआ था बच्चों हरिद्वार में। 2025 में हुआ था प्रयागराज में। अब जो है अगला जो हो सकता है कि 2029 में लगे। ठीक है, अगला आयोजन कब और कहाँ होगा, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों, कुंभ स्नान ऐसा एक हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ जो है राक्षस जाति के लोग थे। समुद्र मंथन कर रहे थे और उसमें से क्या था कि अमृत कलश निकला था। कलश होता है मटका, एक ऐसा मटका जिसमें अमृत भरा हुआ था। ठीक है, तो दोनों मंथन कर रहे थे और उसमें जो मटका निकला तो ये माना गया कि जो भी इसको अपनी तरफ खींच पाएगा इस मटके को, तो वही उस अमृत का भागीदार होगा। ठीक है, तो उस दौरान समुद्र मंथन के दौरान इस कलश की कुछ बूंदे जो है हम कह सकते हैं कि हरिद्वार में गिरी, कुछ बूंदे प्रयागराज में गिरी, कुछ बूंदे उज्जैन में गिरी और कुछ बूंदे नासिक में गिरी। तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं बच्चों, ये मेरी मन की अवधारणा नहीं है, ये जो है हमारे ग्रंथों में वेदों में लिखा गया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो और ये माना जाता है कि जिन जिन जगहों पर ये बूंदे गिरी, ठीक है, तो वो स्थान जो है बड़े पवित्र माने गए और ये माना गया कि जो भी इन जगहों पर कुंभ के जब मेला लगेगा स्नान करेगा तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि देवता और राक्षस भी इसको इस लिए अमृत को पाना चाहते थे ताकि वह अमर हो सके, और देवता कभी ये नहीं चाहते थे कि राक्षस अमर हो जाए, इसलिए देवताओं ने जो है क्या किया, इसको अमृत को चखा पिया। ठीक है, ये इसके पीछे कारण है। पिछला मैंने बता दिया है, एक तो हरिद्वार में लगा था 2021 में, 2025 में प्रयागराज में लगा होगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपके परिवार से कोई 2025 के प्रयागराज के जो कुंभ मेले में गया था, तो आप लिख के बताएंगे। और अगला जो है बच्चों उज्जैन। उज्जैन में एक नदी है शिप्रा नदी, उसके किनारे लगेगा। ठीक है, तो ये सब जो है मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न अगला, कि मान लीजिए कि ताई आपके मोहल्ले में रहती है, वे कुंभ स्नान के लिए कैसे गई होंगी। अरे भाई ये तो आप, ये सब प्रश्न जो है आप डेली बेस पे कुछ भी लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे हम मान लेते हैं कि अ, हम मानते हैं कि पटना से ताई चली। ठीक है, हालांकि क्या है, जो शेखर जोशी है बच्चों, पटना से तो हम बाद में बात करेंगे। शेखर जोशी जो कि एक पहाड़ी जगह है अल्मोड़ा, वहां के हैं उत्तराखंड से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये कहानी पहाड़ी किसी बुजुर्ग महिला की ली होगी। तो हम इस कहानी का एंड इसी तरीके से रखते हैं कि ताई जो है चली ऋषिकेश से। ठीक है, तो ऋषिकेश से ताई ने हरिद्वार की हो सकता है बस पकड़ी हो। ठीक है, और हरिद्वार से दिल्ली आई हो, किससे,
ट्रेन से, और ट्रेन से दिल्ली से प्रयागराज गई हो, ठीक है, और प्रयागराज स्टेशन से लेके और जहां पर मेला लगा है वहां पर जो है टैक्सी या ऑटो से गई हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यात्रा का साधन, टिकट, संगी साथी, खान पान, ठहरना। ठहरना कहाँ था बच्चों? वहां पर टेंट लगे होते हैं, तो टेंट में रुकी होगी ताई, और संगी साथियों के साथ गई होगी यात्रा के दौरान। क्या खान पान? जो लोग ऐसे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अक्सर वह कुछ तो अपना पैकिंग का सामान लेके जाते हैं, और कुछ वह रास्ते में फ्रूट या फिर जो है साधारण खाना खाते हैं। तो चलिए, ये अब हम बातचीत कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, आपके गांव या नगर में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है? तो ये बच्चों आप खुद जो है ये जो है आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर जो है बातचीत करेंगे। इस प्रश्न का हल जो आप निकालेंगे दोस्तों के साथ बातचीत से, क्योंकि किसी एक जगह के त्योहार के बारे में बताने से क्या होगा कि एक लिमिटेड दायरा हो जाएगा, ठीक है, त्योहार के बारे में जानने का। सपोज दैट आपकी क्लास में 5 राज्यों के जो है 5 राज्यों के बच्चे हैं, तो आप बता पाएंगे कि जो है मेरे यहाँ क्या मेला लगता है। जैसे बात की जाए हरियाणा में, तो एक मेला लगता है सूरज कुंड मेला, ठीक है, फरीदाबाद में। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में तो बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन हम बात करेंगे पुष्कर मेला लगता है, ठीक है। और पंजाब में भी बहुत सारे मेले लगते हैं, जैसे बैसाखी पर लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमारे देश में मेले लगना, उत्सव लगना बच्चों एक मतलब जश्न का या फिर जो है पूरे भाव को एक व्यक्त करता है, सामाजिकता को बनाए रखता है मेला, वो लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है। एक श्रद्धा भी होती है लोगों की। तो आप इसमें एक दूसरे से बातचीत करके बताएंगे। प्रश्न है आगे, यहाँ प्रश्न कुछ और है कि बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहर की ओर चल दिए। अपना घर छोड़कर नए स्थान पर जाना या बस जाना आसान नहीं होता। ताई के बहू बेटों ने क्यों छोड़ा होगा? भाई छोड़ने का एक ही कारण है, हो सकता है कि रोजगार की तलाश में गए हों, या फिर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गए हों, या फिर वो सुविधाएं जो गांव में अक्सर नहीं मिलती, जो शहरों में मिलती हैं, उनके लिए गांव छोड़ा होगा। अब क्या होता है कि कैसा लगा होगा? भाई गांव, अपना गांव छोड़ना बच्चों किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा किसको लगेगा? क्योंकि जिस गांव में खेले कूदे, खाए पिए, घूमे फिरे, पढ़ाई की, और अब वो अक्सर रोजगार की वजह से, ठीक है, छोड़ना पड़ गया, तो अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन छोड़ते समय क्या क्या सोचा होगा? दुख भी हुआ होगा, जिस गांव से प्रेम किया, जहाँ के दोस्त थे वो छूट गए, तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने सोचा होगा कि शहर में जीवन अधिक सुविधाजनक होगा, घर छोड़ते समय उन्हें दुख भी हुआ होगा, और लेकिन बेहतर भविष्य की आशा में उन्होंने स्वयं को समझाकर यह निर्णय लिया होगा कि भाई बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, इसलिए गांव छोड़कर चले गए होंगे। अब आगे है, वहां बैठे एवजी। एवजी मतलब कि एवरेज सा। मिट्टू के कंपैरिजन में वो जो तोता था नया, वह तो एवजी ही था। उसने कोई हरकत नहीं की। ताई सोच रही थी कि मिट्टू राम राम सीताराम कहेगा, लेकिन एवजी मिट्टू चुपचाप रहा। कल्पना कीजिए कि एक दिन असली मिट्टू आ जाए, नए तोता को देखकर क्या कहेगा? कहानी बनानी है आपने। संकेत यहाँ दिया गया, एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके। अब क्या हुआ कि ये बच्चों आपने कहानी का एक एंड बदलना है कि किस तरीके से आगे कहानी बढ़ सकती है। थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो है अपने अनुभव के आधार पर लिखा है, तो आप भी इसको जो है लिख सकते हैं, या फिर आप कहानी को कुछ और एंड दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके, असली मिट्ठू मुंडेर पर आ बैठा, पिंजरे में नए तोते को देखा, देख उसने शरारत से गर्दन टेढ़ी की और बोला, भाई यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा, ताई का दिल जीतना पड़ता है। असली मिट्ठू की राम राम सुनकर ताई की जान में जान आ गई। उन्होंने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। असली मिट्ठू ने नए साथी को सिखाया कि जब ताई उदास हो तो कहना कटेगी कटेगी कटेगी, या फिर जो है राम राम सिया राम राम ऐसे बोलो। अब बड़े घर में सन्नाटा नहीं रहेगा, बल्कि दो परिंदों की जुगलबंदी घर में गूंजने लगेगी। ताई का अकेलापन सदा के लिए विदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं। अब ये कि अब ये दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े सुने घर
में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। आज घर जाकर अपने किसी बुजुर्ग या बड़े से बातचीत कीजिए। उनसे पूछिए कि आप जब मेरी आयु के थे, मतलब दादाजी से पूछना कि दादाजी, जब आप मेरी उम्र के थे तो आप तब अपना समय कैसे बिताया करते थे, क्या क्या बातें या काम करते थे आदि अपने अनुभव से अपनी कॉपी में लिखना। ये है बच्चों, आप स्वयं उत्तर इसका लिखेंगे। आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से पूछ सकते हैं। अब है, मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया को देखा और गए और वो गए। मान लीजिए मास्टर ने मिट्ठू की खोज में एक विज्ञापन प्रकाशित करना है, एडवर्टीजमेंट देनी है, ऐड देनी, किसमें, अखबार में। तो आप एक क्या करेंगे, विज्ञापन बनाइए जिसमें आप जो है जो मिट्ठू तोता है उसके खोने की जो है आप जो है न्यूज दे सके। संकेत, आप क्या करेंगे, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी खोया पाया या तलाश संबंधी विज्ञापन भी देख सकते हैं। अक्सर बच्चों हमारे जो है न्यूज़पेपर में अक्सर आपने देखा होगा किसी का कुत्ता, बिल्ली या किसी का सामान खोया पाया में, मतलब खो गया है तो उसको खोया पाया में जो है प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और या फिर जो है आपने देखा होगा अक्सर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो उसकी गुमशुदा की जो है एक विज्ञापन बनाया जाता है, तो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं आप विज्ञापन बनाते समय। जैसे मैंने यहाँ एक विज्ञापन बनाया है, ठीक है, खोया पाया सूचना। यहाँ पर हम लिखेंगे तोता क्या बोलता है, तोता बार बार क्या एक ही बात रिपीट करता है, राम राम सिया राम। तो हम लिखेंगे एक हरा रंग का बोलने वाला तोता, नाम मिट्ठू है, खो गया है, यह राम राम सीताराम बोलता है, अंतिम बार गांव के बगीचे में देखा गया और जो भी व्यक्ति इसे ढूंढ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें जगन मास्टर, बड़ा घर गांव। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से यहाँ एक बात और ऐड करेंगे, आप संपर्क सूत्र भी लिख सकते हैं। संपर्क सूत्र मतलब कि जो है जगन मास्टर का फोन नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इनाम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है एक एडवर्टीजमेंट अच्छा सा बनाएंगे और जो है लिखेंगे, मतलब उसमें कुछ कुछ जानकारी लिखेंगे। यदि ये आपको नहीं बनाना है तो ये जो दूसरा दिया गया है इसको आप बनाकर जो अपनी कॉपी में जो है चिपका सकते हैं। तो ये थे बच्चों प्रश्न उत्तर इस पाठ के। अभी इस पाठ के सेकंड पार्ट में हम जो व्याकरण संबंधी कार्य बच गया है उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।